वेस्ट में यूएस है ना, यूके, यहाँ पे हम देखेंगे। तो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस वैसे ओवरऑल देखें तो इंडिया मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट रेमिटेंस आते हैं इंडिया में, ठीक है। $135 बिलियन इन 2024-25 डेटा दे सके, सब्सटेंशिएट करना उसको। एफडीआई में देखें तो एनआरआई के तो अराउंड 35% ऑफ इंडिया एफडीआई, दैट इज थ्रू एनआरआई। तो एफडीआई में कंट्रीब्यूशन ये सब बता रहे हैं हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है, जो हमारे वहाँ पे डायस्पोरा है वो कहीं ना कहीं इंडिया में दे फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंडिया। तो अभी तक हम यही करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, दो तीन वर्ड और ऐड कर लो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंडिया। तो वो एक ये एनहेंसमेंट हो गया, केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मत लिखो, एक्सपर्टीज और बेस्ट प्रैक्टिस भी लिखो। ये छोटी छोटी चीजें इंप्रूव करेगी आंसर को। मार्केट एसेस, ठीक है, कोई हमारा वहां पे ही ऑलरेडी है तो कहने के फैसिलिटी एज ए ब्रिज कि हाँ भाई ठीक है आपका माल यहाँ पे करवा देंगे एक्सेस। फिर क्या होता है कि वहां पे ये लोग हमारी सर्विस कंज्यूम करते हैं या हमारा क्यूजीन खाते हैं तो आसपास के लोग भी देखते हैं, तो वो मार्केट एक्सेस और बढ़ जाता है उस चीज को लेकर। प्रमोटिंग इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड क्रिएटिंग न्यू मार्केट फॉर द इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड टेक। खुद ही सोचो ना आप, कोई इंडियन अगर पर्टिकुलर मसलिन अगर पहन रहा है वहां पे और वो किसी को और को भी अच्छा लग रहा है तो अपने आप उसकी डिमांड होती है फिर वो, ठीक है। तो दे आर कल्चरल एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, ऐसे भी है। देन फिलेंथ्रोफी इन एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट, तो जो पैसा वहां से कमाते हैं ये, तो ये अपनी होस्ट जो हमारी कंट्री खुद, ठीक है, इंडिया में, तो वहां पे फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होती है, एजुकेशन में, हेल्थ में पैसा बेस, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे थ्रू फिलेंथ्रोपी और सोशल डेवलपमेंट होगी उससे, ठीक है। पॉलिटिकल, सॉफ्ट पावर एंड पब्लिक डिप्लोमेसी, दे एनहेंस इंडियाज ग्लोबल इमेज एंड प्रेजेंट द कल्चर, ठीक है, कल्चर हमारा उसको करते हैं। और क्या करते हैं, प्रमोट इंडियन कल्चर, यहाँ पे आएगा प्रमोट, हमारे कल्चर को प्रमोट करेंगे और इंडिया की ग्लोबल इमेज बढ़ती है वहाँ पे क्योंकि हाई पोस्ट पे होते हैं कई बार, ठीक है ना, पॉलिटिकल। सेकंड, लॉबिंग एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस, कोई ऐसी पॉलिसी है चाहे एफटीए हो चाहे और कुछ हो, तो इंडिया के इंटरेस्ट में अगर पॉलिटिकल प्रेजेंस होते हैं तो दे लॉबिंग फॉर द इंडियाज इंटरेस्ट। जैसे देखा गया था इंडो यूएस जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, उसमें भी काफी इन्फ्लुएंस बताए जाते हैं, है ना। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैनी ऑफ देम हेल्ड हाई पोजीशंस, एग्जांपल ऋषि सुनक का दे सकते हो, है ना। और भी काफी, हाँ, कमला हैरिस दे दो, ठीक है। वोट बैंक एंड इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस, अभी यूएस में जो स्विंग स्टेट्स थी, है ना, तो वहां पे काफी इनका इन्फ्लुएंस रहता है अगर, ठीक है। इंपॉर्टेंट वोटिंग ब्लॉक कितने होते हैं एंड द शेप द पॉलिसीज दैट इम्पैक्ट इंडिया, ठीक है, मोस्टली एग्जांपल स्विंग स्टेट्स में भी काफी इन्फ्लुएंस है यूएस में। काउंटरिंग द नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, इंडिया के बारे में अगर कोई नेगेटिव स्टीरियोटाइप है कि अब भी उनको ना लगे कि हम वही लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स और सब ना, तो वो सब जो जो भी नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स है उसको काउंटर करने में इनको, तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है डायस्पोरा का। सेकंड, व्हाट इज द सिग्नल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील्स ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील्स। तो इन दोनों का कंपेयर करवा लिया देखो, और वो भी ओवरऑल नहीं पूछा, पर्टिकुलर इंडो पैसिफिक का पूछा है। डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स, 11 मिनट्स स्टार्ट। चलो अभी देखो, पहले देखो जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस दोनों के साथ कैसे होंगी। इंडिया यूएस डील जो है, इट अलाइंस विद द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इंडिया यूएस से कॉमन अलाइन करते हैं, किसमें बात करते हैं, या अभी फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर, इसमें बात करते हैं। जो इंडो पैसिफिक का गोल था, दोनों का ऑब्जेक्टिव ही रहता है, तो इससे हमारी यूएस से हमारी अलाइनमेंट है आइडियोलॉजिकली इंडो पैसिफिक में। देन स्ट्रेंथन इंडियाज रोल एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन, क्योंकि हमारा यही है ना काम घूम फिर के, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना जाते हैं वहाँ पे। अब यूएस हमारे साथ खड़े हैं, हम एक कॉमन गोल को अलाइन कर रहे हैं तो उस पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं। थर्ड, इनेबल मिलिट्री लॉजिस्टिक एसेस, अब मान लो हमने यार एक अच्छी डील है तो कहीं ना कहीं जो उनके जो बेसिस है तो वहां में एक्सेस मिल जाता है, ठीक है ना। एनेबल मिलिट्री लॉजिस्टिक एक्सेस टू की यूएस बेसिस इन डियोगो ग्राशिया, गुआम और जिबूती। सेकंड,
अगर रशिया के साथ देखो, रशिया के साथ जो हमारी मोस्टली डील है वो किन वेपन से होती है, एयर वालों में या तो या लैंड वाले, मरी टाइम में इतना ज्यादा नहीं है, एक दो को छोड़ के, ठीक है। तो मोस्टली एयर एंड लैंड फोकस, लिमिटेड रेलिवेंस इन द मरी टाइम इंडो पैसिफिक। तो वहां पे हमारा इतना ज्यादा रेलिवेंस नहीं है पर्टिकुलर। रशियाज लैक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द साउथ ईस्ट एशिया और द पैसिफिक ओशन। तो रशिया का बहुत ज्यादा वहां पे इंटरेस्ट नहीं है इस एरिया में, ठीक है, ना ही इनके बहुत ज्यादा वहां पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब देखो टेक्नोलॉजी के डायमेंशन में दोनों के कंपेयर करें तो यूएस के साथ अगर बात करें डील में, तो हमें बिल्कुल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मिलती है। जैसे अभी लास्ट ईयर ही हुआ था ना, ड्रोन MQ-9 रिपर, ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट मिला हमें, है ना। AI बेस्ड वारफेयर, साइबर वारफेयर, इन सब जो लेटेस्ट चीजें मिलती है वो यूएसए से हमें मिल जाती है। और इसके साथ साथ अब बात चलती है को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की, ठीक है। जैसे GEF-1414 जेट इंजन डील हुई है, ठीक है वो, तो यहाँ पे हम एक साथ मिलके कराएंगे उसको प्रोड्यूस। रशिया के साथ, रशिया रिलायबल पार्टनर है हमारा इन सप्लाइंग द हैवी वेपन्स, जैसे S-400 हो गया, ठीक है, T-90 टैंक हो गया, ब्रह्मोस हो गया। तो हैवी जो वेपन्स है उनमें रशिया हमारा रिलायबल पार्टनर है। लैक ऑफ इनोवेशन पोस्ट यूक्रेन वॉर, और वो थोड़ा कहीं ना कहीं ऑप्सिलेंस आ रहा है रशिया की टेक्नोलॉजी में। यूक्रेन वॉर के बाद तो कहीं उनको टाइम मिल रहा है इनोवेट कर, समझ रहे हो? तो उसके बाद हमने को देखा नहीं 3-4 साल से कुछ इनोवेटिव उन्होंने सप्लाई किया हो, तो ये थोड़ा एक वहाँ पे इशू आ रहा है। इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखो यूएस के डील में क्या होता है, जब हमने ज्वाइंट वेंचर किया है तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ये हमारा इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट है उस चीज का। तो आपने डिफेंस को कनेक्ट किया इंडस्ट्री से भी, पहले हमने जियो स्ट्रेटेजिकली किया, फिर टेक्नोलॉजी वाइज किया, अब हम अलग अलग पैरामीटर पे कर रहे हैं इसको एनालाइज। अब हम देखेंगे हमारे इकोनॉमी पे और इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा। तो टाटा और लॉकहीड का डील हुई थी यहाँ पे, ठीक है, JV है। प्रमोट सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत, जो उसको प्रमोट कर रहा है ये इंडिया के अंदर डिफेंस के अंदर, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है। ये अब शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज नहीं लिखा होता मॉडल आंसर में, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है मैंने अपने आप ही ऐड कर दिया इसको, कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज तो शेयर होगी उसके साथ, ठीक है, ऐसे तुम्हें करना है। तो प्रमोट सेल्फ रिलायंस थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज एंड लोकल असेंबली, हमारे यहाँ पे असेंबली होगी उनकी। नेक्स्ट, रशिया के डील में क्या देखने को मिलता है, उनकी थोड़ी कॉस्ट लोअर रहती है, लोअर कॉस्ट बट लेस लोकल पार्टिसिपेशन, वो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे लोकल पार्टिसिपेशन को इतना नहीं देते। पेमेंट डिफिकल्टी हो जाती है कई बार, क्योंकि यूएस लेड सैंक्शन हो जाते हैं फिर उससे, ठीक है। ड्यू टू द यूएस लेड सैंक्शन हैम्पर सप्लाई चेन एंड मेंटेनेंस, तो उसमें मैं ये इशू है। इसके बाद एक दो और मॉडल आंसर में देख लेते हैं। पॉइंट्स तीन तो हमने कर लिए डिस्कस। ये देखो नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एंगल देखो आप। जो अगर यूएस के साथ डील करते हैं डिफेंस, इट स्ट्रेंथन द इंडियाज ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट, एनहेंस बार्गेनिंग पावर एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म G20 क्वाड I2U2। तो इनमें इंडिया यूएस साथ साथ है, तो डील भी उनको देंगे, पैसा तो जाहिर रहता है उनके पास, तो सब एक हमारी बार्गेनिंग पावर कहीं ना कहीं उन प्लेटफॉर्म पे बढ़ती है। और वहां पे हम यूएस को एंटागोनाइज कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे भी हमारे रिलेशन उतरे नहीं हो। इंडो यूएस अलाइनमेंट ऑल्सो हेल्प इंडिया बैलेंस चाइनीज ग्रोइंग एग्रेशन, ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है इस चीज में। रशिया के साथ देखो, डिस्पाइट हिस्टोरिकल टाइ रशिया क्लोजनेस विद चाइना एंड पाकिस्तान इज अ ग्रोइंग कंसर्न, ये थोड़ा हमारे लिए कंसर्न रहता है रशिया का, थोड़ा लेते हैं ना। यूक्रेन वॉर हैज वीकन रशियाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड डाइवर्टेड इट्स फोकस। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी वाइज देखो, यूएस पार्टनरशिप इनेबल इंडिया टू मॉनिटर द साउथ चाइना सी, क्योंकि वहां भी यूएस का रहता है पूरा, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड चाइनीज नेवल मूवमेंट। इंगेज इन मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन विद एशियन नेशन एंड इंडो पैसिफिक, यूएस के साथ भी और एशियन कंट्रीज के साथ भी हम मिलिट्री कोऑपरेशन वहां पे बढ़ा सकते हैं, जबकि रशिया का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं वहां पे एशियन कंट्रीज के साथ। देखो रशिया हैज नो मीनिंगफुल मिलिट्री फुटप्रिंट और allies इन द इंडो पैसिफिक, लिमिटिंग इट्स रोल इन द रीजनल स्टेबिलिटी। देन इंडो यूएस आर द बैक्ड बाय द शेयर्ड वैल्यूज, जो हम नेचुरल पार्टनर्स की बात करते हैं, डेमोक्रेसी, ठीक है ना, एंड रूल फॉर लॉ, रूल ऑफ लॉ एंड ओपन इकोनॉमीज। रशिया इंडिया टाइज आर pragmatic बट नॉट आइडियोलॉजिकल अलाइंड इन द करंट ग्लोबल ऑर्डर, थोड़ा है ना। फिर लास्ट में आप ये लिख सकते हो, ये दो लाइन चाहे अवॉइड कर देना, कोई नहीं, बस लास्ट वाला लिख देना, इंडिया चैलेंज इज टू लेवरेज बोथ पार्टनरशिप वाइसली, हमें दोनों को ही करना है, ठीक है ना। ensuring strategic autonomy while securing national and regional interest, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी बनी रहे और हमारा नेशनल और रीजनल इंटरेस्ट भी बना रहे। ये ऐसे फिक्स लाइन है, आप जब भी दो कंट्री के बीच में आपको बैलेंस करना हो, है ना, तब आप ये ऐसी लाइन लास्ट में कंक्लूड, ये रेडीमेड कंक्लूजन आपका काम आ जाएगा।
ठीक है, दोनों हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखनी है, वो बनी रहे और हमारा नेशनल और रीजनल इंटरेस्ट भी प्रमोट होता रहे, बस ये बात। एंटागोनाइज किसी को नहीं करना। ठीक है, चलो। इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसाइसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज। सेम ही क्वेश्चन आ गया, वो वेस्ट बोला था, यहाँ पे अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री बोल दिया। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख लो डायस्पोरा वाला। हाँ, लिखा था। नहीं, करना होता है ना थोड़ा, जैसे अगर आप लिखोगे तो वहां के थोड़े एग्जाम्पल डाल दो, जैसे हम बोल रहे थे ऋषि सुनाक बोला था, कमला हैरिस बोला था, स्विंग स्टेट्स, हमने यूएस की बात की थी, है ना। तो वेस्ट बोल रहा है तो वेस्ट के लिखोगे, बाकी अगर कुछ डेटा से रेमिटेंस अगर टोटल याद है, वेस्ट का स्पेसिफिक नहीं है तो लिख सकते हैं कि रेमिटेंस तो वहां से भी आ रहा है, फिर कुछ डेटा आप वहां का टोटल लिख दो। और अच्छी बात ये है कि ना लिखने से अच्छा फिर लिख ही दो वही, अगर कुछ नहीं आ रहा है पहले तीन चार, पर प्रायोरिटी उसको दो, पहले वेस्ट वाले पॉइंट लिख दो फिर अदर्स में लिख दो, ठीक है ना। पर लिख दो फिर, कोई नहीं, अब नहीं आता तो खाली में छोड़ो, पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा ही लिखो, पर पहले ऊपर वाले वो लिख दो, फिर नीचे एक्स्ट्रा कर देना। ठीक है, ये भी स्पेसिफिक उसी का ही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 करो फिर आप। द टाइम हैज कम फॉर इंडिया एंड जापान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी रिलेशनशिप, वन इन्वॉल्विंग ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट विल हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर एशिया एंड द वर्ल्ड एज अ होल। कमेंट। पहले इंडिया का बताओ। इंडिया की जो एक्टिस पॉलिसी है, देखो जब दो कंट्रीज हैं वो दोनों आपस में कहीं ना कहीं कोलैबोरेट कर रहे होंगे, तभी वो अपने रीजन के लिए और वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। उसी हिसाब से पूछा उनका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल ऑर्डर के लिए, एशिया के, इन सब के लिए। तो पहले कहीं ना कहीं आप उनकी कोलैबोरेशन, उनकी सोच में वो सब चीज दिखाओगे आपस में कैसे बेनिफिट है, फिर उसके थ्रू वो कैसे रीजन स्टेबिलिटी और वर्ल्ड ऑर्डर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बताना है इस तरीके से। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि दोनों आपस में रिकनसाइल नहीं कर पा रहे, फिर वर्ल्ड ऑर्डर में या एशिया में कैसे चेंज करेंगे। तो उस हिसाब से आपको उसी पैरामीटर पे आंसर वो लिखना था, उनके कोलैबोरेशन दिखा करना था। और जैसे मैंने ग्रीन ग्रीन से लिखा है, वो स्ट्रेंथन कर रहा था रीजनल स्टेबिलिटी को और ग्लोबल ऑर्डर को। इंडिया एक्टिव पॉलिसी और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है, ठीक है, अलाइन क्लोजली विद द जापान फ्री ओपन एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जेंस है। बोथ नेशन फेस कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न, स्पेशली इन द साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, फ्रॉम द असर्टिव चाइना। अब देखो कोऑपरेशन हमारी, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, ये सब लिख देना, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क्स लाइक क्वाड, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इन सब में हम कॉमनली सोच के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। इससे क्या होगा, इट विल स्ट्रेंथन द रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इन सब से होता है, जो क्वेश्चन की डिमांड थी, इन सब के थ्रू हम कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेंथन द रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। फिर और देखो, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट कोऑपरेशन हमारे, फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है फॉर इंडिया जापान, मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो गया, ठीक है। सीपा साइन कर रखा है हमने, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ज्वाइंट इनिशिएटिव हमारे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इससे वो एशिया वाला एंगल होएगा, ठीक है ना। ऑफरिंग अल्टरनेटिव टू बीआरआई, बोल्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। इसके बाद ग्लोबल सिग्निफिकेंस देखो, शेप द रीजनल बैलेंस ऑफ पावर एंड प्रमोट पीस स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड। तो ये जो हमारा इंडो पैसिफिक और उसके बियॉन्ड, यहाँ पे स्टेबिलिटी और यहाँ पे ग्लोबल पावर, बैलेंस ऑफ पावर को शेप करता है, ठीक है। कोलैबोरेशन कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं हम, क्लाइमेट चेंज में, ठीक है, क्लीन एनर्जी में, डिजास्टर रेजिलियंस में। इट फर्दर अंडरलाइन देयर रोल एज द रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेक होल्डर। ये भी जरूरी है, आप वर्ल्ड में चेंज कर रहे हो स्टेबिलिटी, पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शो करो। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि दोनों जो वर्ल्ड के लिए आजकल मेजर इशू है, उन दोनों पे हम बढ़ चढ़ के भाव वो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। मेजर इशू यही है, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रेजिलियंस, उन पे भी हमारी कॉमन अप्रोच है। इसीलिए एशिया में और एशिया पैसिफिक रीजन में हम स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं इन द ग्रोइंग ग्लोबल ऑर्डर, ये था। तो ऐसे कोई डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, वो उन्हीं कंटेंट के थ्रू, उसके थ्रू आपको शेप करनी पड़ेगी अपनी लैंग्वेज, तब जाके आंसर लिखा जाएगा ये वाला, है ना। पॉइंट्स वही थे, सीधा इंडो जापान को इसको फ्रेम करना था थोड़ा थोड़ा, बस इतना ही था। क्योंकि ऐसा फ्रेम हो नहीं पाएगा आंसर एकदम से, क्योंकि सीधा इतने पॉइंट मिलेंगे नहीं हमें, कैसे वो इनके थ्रू, हमारी अप्रोच के थ्रू, हमारी सोच के थ्रू, हमारे पार्टिसिपेशन के थ्रू इन डिफरेंट इनिशिएटिव, वो हम एक चेंज लेके आ रहे हैं, वो दिखाना। क्योंकि डायरेक्टली तो हम कभी अलग से करते नहीं, इंडो जापान इनिशिएटिव डिफरेंट जगह पे पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारी एक्शंस को और अप्रोच को रिफ्लेक्ट करते हैं।
तो ये थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था उस तरीके से। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। क्वेश्चन नहीं, अभी दो है, सॉरी एक और करते हैं। देखो एक बार, मैं बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट, इन व्हाट वेज वुड द ongoing US Iran nuclear pact controversy affect the national interest of India? हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन? ये उस टाइम हुआ था 2018 में क्वेश्चन आया था, तब ये बात चल रही थी, लेकिन अब दोबारा वापस ये हो गई है क्योंकि अभी तक ये कंक्लूड नहीं हो पाई है। ठीक है, तो लिखना हो तो लिख सकते हैं। इस बार अब दोबारा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। ट्रम्प की अप्रोच मैक्सिमलिस्ट रहती है कि वो पहले एक्स्ट्रा बोल देगा कि इतना, अब थोड़ा नीचे मिल जाएगा तो भी काम ठीक है, वो जैसे बोले कंप्लीट बैन करो, ठीक है, इस तरीके से। तो वो अप्रोच आ रही है ट्रम्प की। अब अब ईरान में क्या सिचुएशन चेंज हो गई है कि ईरान में 2018 के बाद से अब तक, तो उन्होंने जो भी उनको न्यूक्लियर ग्रेड का ऐसा रिपोर्ट आई है, मतलब पक्का नहीं है ये, मैंने लिखा रिपोर्टेडली इट हैज बीन सेड कि उन्होंने जो उनको अपना एनरिच करना था उन्होंने वो कर चुके हैं वेपन के लिए अब। तो अब वो चाह रहे हैं कि वो जो ईरान यूएस की जो डील है वो हो जाए न्यूक्लियर, कि भाई ठीक है हम ओवर प्रोड्यूस नहीं करेंगे और हमारे ऊपर सैंक्शन हटाओ ताकि हम इकोनॉमिकली ग्रोथ कर पाए। और कहीं ना कहीं जो अब वाली जनरेशन है उसने वो पहले वाले वॉर वॉर वो सब नहीं देखे हुए। तो और वो जनरेशन जो अब वाली जनरेशन है वो पार्टिसिपेट करना चाहती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कनेक्ट, वर्ल्ड से कनेक्ट होने। तो वापस ये डील हो रही है। हाँ देखो फाइनल अभी तो हुई नहीं है, लेकिन ये तब से चलती आ रही है। अब थोड़ा स्टांस चेंज हुआ है ईरान का, तो ये स्टांस मैंने आपको बता दिया, मे बी चेंजिंग स्टांस पे क्वेश्चन आ जाए। क्यों क्यों अब ईरान चेंज करना चाह रहा है अपना स्टांस, और क्या वहां पे कंडीशंस है। अब उस टाइम तो वो लोग इन्वॉल्व थे जो यूथ था, जो उसने वॉर देखा हुआ था पहले वाला ऑयल क्राइसिस, वो सारे ईरान वाले वॉर, इराक ईरान वो सब देखे थे यूएस के। अब उन्होंने पिछले जो 30 साल, नई वाली जनरेशन है उसने वो सब चीजें नहीं देखी है। तो एक वो स्टांस, एक आइडियोलॉजिकल चेंज है। फिर वर्ल्ड भी थोड़ा ग्लोबलाइज हुआ है और इंटरेक्शन बढ़ी है, सभी लोग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, है ना। कहीं ना कहीं ईरान की वो भी चाहते हैं कि एक उन्होंने फतवा भी शायद वहां पे रिलीज किया था जारी, जो भी उसमें यही था कि हम इसको वेपन के लिए यूज नहीं करेंगे। तो ये वो उनका कमिटमेंट है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को वेपन के लिए यूज नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें चेंजिंग स्टांस आ रहा है, तो ये आ सकता है इस बार अगर आएगा तो भी क्वेश्चन कि क्या चेंजिंग सिचुएशन है, क्या स्टांस है जो अब रीनिगोशिएट हो सकती है उनकी डील। अब लास्ट में कंक्लूजन यही था कि यूएस ईरान डील इज पॉसिबल बट फार फ्रॉम गारंटेड, क्योंकि गारंटी कुछ भी नहीं है अभी इसका ना। तो अभी तो बस बात ही चल रही है। तो एक बार इसका बस मॉडल आंसर देख लेना, इसमें ये देख सकते हैं इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसमें वो लगभग चीजें थोड़ी, एनर्जी सिक्योरिटी वो सारे पॉइंट्स आएंगे। लेकिन जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है क्या चेंजिंग कंडीशन हुई है जिसमें ये डील हो सकती है, ईरान में क्या चेंज कंडीशन और यूएस। मोस्ट प्रोबेबली मैंने बताया ना, वही एक तो जनरेशन चेंज हुई है। एक ईरान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर ग्रेड का वेपन रिपोर्टेडली उन्होंने बना लिया है अपना। थर्ड, वो इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वर्ल्ड भी और ग्लोबलाइज हुआ है, ठीक है ना। बल्कि इसराइल नहीं चाह रहा है यूएस से बात करे उससे, ये अपोजिट स्टैंड है। दूसरा जो रोक सकते हैं, कि दोनों पूछेगा क्या प्रमोट कर सकते हैं, क्या रोक सकते हैं, या क्रिटिकली कर लेगा। तो रोक ये सकते हैं, इसराइल रोक सकता है। इसराइल नहीं चाहता वो डील हो, चाहता है सैंक्शन लगे रहे उनके ऊपर। यूएस की मैक्सिमलिस्ट अप्रोच को कंप्लीट ही जाता है बैन करे इस तरीके से। तो एक बीच का निगोशिएट करना पड़ेगा उस तरीके से। तो 3-4 पॉइंट आप कहोगे चेंज के, 3-4 पॉइंट क्या उसको रोक रहे हैं। और इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो इसमें मैंने दे रखा है, इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर उनको सैंक्शन लगे रहते हैं तो उनके ऊपर, तो हम भी ज्यादा डील नहीं कर पाएंगे, हम भी ज्यादा एनर्जी इनसे नहीं कर पाएंगे। तो वो इंडिया के इंपैक्ट मैंने दे रखे हैं आपको। और इंडिया को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो भी दे रखा है। ये 4 कंपोनेंट बन गए अब आपके। अगर 15 नंबर क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा उसके बारे में लिख देना। तो ऐसे ये ईरान और यूएस की डील आपकी मॉडल आंसर के थ्रू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन लिखवा रहा कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता कि वो चलते यार अब थोड़ा चेंज हो गया सिनेरियो। पर ये जो 2 पॉइंट कॉमन है कि इम्पैक्ट ऑन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट और हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड, ये मैंने दोनों दे रखे हैं। लास्ट कर लो फिर ये डायस्पोरा का ये भी, पर ये साउथ ईस्ट एशियन ये कंट्रीज का है, तो डायस्पोरा वाला पक्का हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कुछ वहां पे लिख लेते, कुछ यहाँ पे अलग है थोड़े डायमेंशन, वो मैं बता दूं। इंडियन डायस्पोरा हैज important role to play in Southeast Asian countries economy and society. Appraise the role of Indian diaspora in Southeast Asian in the context. देखो ये साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन डायस्पोरा का रोल, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, है ना। वैसे तो आप लिख ही सकते हो रेमिटांस और वो सब करके, पर वो पूछा वहां के लिए पूछा हुआ था, है ना, वो एक्स्ट्रा है, तो इसलिए कंट्री स्पेसिफिक बताया मैंने। तो यहाँ पे थोड़ी अप्रोच चेंज हो जाएगी अपनी कि वहां पे क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। तो मलेशिया में आप देखोगे
इंडियन ओन्ड बिजनेस, जो आगे इंडियन ओन्ड बिजनेसेस हैं, दे कंट्रीब्यूट नियरली 2% ऑफ देयर जीडीपी। तो उनके पर्सपेक्टिव से बताना। तो इतना इजी क्वेश्चन था नहीं, अब बच्चों को वही आ रहा होगा, साउथ ईस्ट एशिया वही लिख दोगे कॉमन, ऐसे नहीं करना ना हमने। ठीक है। फिर सिंगापुर का, सिंगापुर में लीडरशिप रोल्स इन बैंक्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज, ये लाइन यूएसए में लग जाएगी, क्योंकि वहां पे भी हमारे काफी, देख लो टेक्नोलॉजी कंपनीज में एग्जांपल देना जो हमारे सीईओज लगे हुए हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट फर्म्स में, और लीडरशिप रोल है बैंक्स के अंदर, क्योंकि सिंगापुर भी डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां पे वैसे ही काम हो रहा है जो वेस्ट वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेस्ट पे भी लग जाएगी लाइन आपकी। फिर फिलीपींस और इंडोनेशिया में ड्रिवन ग्रोथ इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल सेक्टर, थोड़ा स्पेसिफिक बता दें कि वहां पे हम टेक्सटाइल में भी काफी हमारे काम करते हैं, फिलीपींस और इंडोनेशिया में। ब्रुनई में, देखो ये तरीका है कि जैसे एक तो हम लिख दें कि वहां पे हम कंस्ट्रक्शन में लेबर कर रहे हैं काम, दूसरा देखो कितना पॉलिश करके लिखा है इसमें, एड्रेस क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स गैप्स, ऐसे कर दो। ठीक है, उनके पास तो ह्यूमन रिसोर्स है नहीं, तो आप ऐसे मत बोलो वहां पे लेबर का काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां पे बोल लो कि वहां पे क्रिटिकल इंफ्रा जो उनका ह्यूमन रिसोर्स है उसको बिल कर रहे हैं, ठीक है ना। एड्रेस क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स गैप्स बाय रनिंग बिजनेसेस एंड प्रोवाइडिंग स्किल्ड लेबर। तो मतलब एक को बात को कैसे कहना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। आप ये भी कह सकते हैं जो मैंने बताया, अदरवाइज भी उसको ऐसे कहो कि दे आर वी आर ब्रिजिंग द क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स गैप देयर। इंडियन प्रोफेशनल जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, आईटी स्पेशलिस्ट हो गए, दे बोल्स्टर देयर स्किल्ड वर्कफोर्स एंड सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन। तो अलग अलग आपने बताया कंट्री वाइज, फिर एक ओवरऑल प्रोफेशनल ने क्या किया, ये किसी भी आंसर के लिए आपकी अप्रोच हो सकती है अलग। देखो ऐसे लिख के ही हम सीखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। अब तुम जब भी पढ़ोगे न्यूज़पेपर या फिर और कोई मॉडल आंसर है कुछ पढ़ोगे, तो इसी अप्रोच से पढ़ोगे यार कि किसी कंट्री स्पेसिफिक आ सकता है, तो इंडिया का मैं कंट्रीब्यूशन थोड़ा लिख लेता हूँ, देख लेता हूँ, इसलिए पीवाईक्यू देखने ही चाहिए। चाहे पढ़ते पढ़ते सब्जेक्ट के साथ देख लो, चाहे एक बार तुमने सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए उसके बाद फिर सारे सब्जेक्ट के देख लो, जिस साल तुम्हें अगले साल पेपर देना है तो उस साल में देखते चलो अपना, और पढ़ाई अपनी उसी तरीके से जो मेन पॉइंट्स हैं या जो नोट्स में से मेन पॉइंट्स निकालने वो, और फर्दर जो एनरिच करना है कंटेंट को वो पीवाई के अकॉर्डिंग एनरिच करो, वरना तो फिर पढ़ते ही रहोगे। फिर अगेन 80-20 रूल अप्लाई होता ही है यहाँ पे भी, पहले वो 20%, मतलब कि 80% काम करो, इस पर 20% एफर्ट लग रहा है। हम उल्टा करते हैं कई बार, जो सबसे मुश्किल होगा जो सबसे रेयर आएगा पहले उसको ढूंढेंगे कि वो कोहिनूर का हीरा मिल जाए पहले, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल है उनसे कर लो पहले काम। तो ये जो हमें दिख रहा है सारा साफ की ऐसे पूछ रहे हैं, पहले उस पर काम ज्यादा करेंगे। सोशो कल्चरल इम्पैक्ट देखो, fostered vibrant cultural exchange with Indian festivals like Deepavali, Holi widely celebrated। ठीक है, तो वहां पे कल्चरल इन्फ्लुएंस है। इंडियन क्यूजीन हैज इन्फ्लुएंस लोकल फूड हैबिट्स, ये सब में चल जाएंगे कॉमन। इंडियन सिनेमा एंड आयुर्वेदा, योग भी डाल सकते हो आप, हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर देयर। ठीक है, द कम्युनिटी एस्टेब्लिश वहां पे टेम्पल्स, गुरुद्वाराज एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन दैट प्रिजर्व इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन, ये इंपॉर्टेंट है, वाइल प्रमोटिंग सोशल कोहेशन, ये भी लिखना जरूरी है कि हम साथ साथ वहां पे ये नहीं कि हमने अपना कब्जा कर रहे हैं वहां पे, प्रमोटिंग द सोशल कोहेशन ऐसे। तो जो जो आंसर में आप थोड़ा बहुत जो क्वालिफाई करते हो चीजों को, ठीक है ना, जैसे वो बताया था ब्रिजिंग द क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स गैप, ये वाला हो गया, वाइल प्रमोटिंग सोशल, वो अगेन जो मैं बात कर रहा था एक अलग से ह्यूमन टच देने की या एक आंसर में क्रिएटिविटी डालने की, एक अलग करने की, वो ये वर्ड्स करेंगे, ये लाइन करेंगे, बाकी सब तो लिख ही देंगे, है ना। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फिलेंथ्रोपी, ये भी बताओ कि वहां पे भी हमारे लोग अच्छी तरह फिलेंथ्रोपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे क्या होगा, वहां पे सोशल डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। सपोर्टिंग द कम्युनिटी डेवलपमेंट इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब पूछा नहीं था लेकिन लिख भी देना थोड़ा, अदर में 15 नंबर का था, पॉलिटिकल भी क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। इकोनॉमिक्स और कल्चर का पूछा था वो हमने लिख दिया। अब पॉलिटिकल का देखो, पॉलिटिकल एंगेजमेंट में थोड़ा सा आप उसके बारे में लिख सकते हो एक दो लाइन, कि इंगेज इन द लोकल पॉलिटिक्स एंड सिविल सर्विसेज पर्टिकुलरली इन कंट्रीज लाइक मलेशिया, म्यांमार एंड सिंगापुर, यहाँ पे आप दिखा दो, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, दे आर एनहेंसिंग द गवर्नेंस एंड पीपल टू पीपल टाइज। फिर ये लास्ट में लिख दो, द डायस्पोरा एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन, फैसिलिटेटिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ये कंक्लूजन होगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। कल आपका टेस्ट रहेगा एथिक्स वाला, 6 और 7, 5 तक कर चुका था मैं, बाकी बच्चे अपना आईआर का पढ़ेंगे। और कल क्या वेडनेसडे, थर्सडे को आईआर के तो दोनों टेस्ट बच गए लास्ट के ऑर्गेनाइजेशन के 3 और 4, वो दोनों उस दिन डिस्कस कर लेंगे, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। थर्सडे को आईआर कंप्लीट, फ्राइडे को इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे।